मैं अब आपको बताऊंगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और impure semiconductors। दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर and another one is P type semiconductor। N type semiconductor means a silicon or germanium crystal is added with fifth group impurity। And P-type semiconductor means semiconductor crystal or silicon germanium is added with third group impurity। N type semiconductor में pure semiconductor crystal is added with fifth group impurity और P type semiconductor में the pure semiconductor silicon germanium crystal is added with third group impurity। अब इन्हें समझाने से पहले I introduce a term called doping। Doping means addition or mixing an impurity into semiconductor crystal is termed as doping। Doping. Doping means adding an impurity into semiconductor crystal। Adding impurity into semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें डोपिंग करना होती है, मतलब इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में इंप्योरिटी ऐड करना होती है। इंप्योरिटी ऐड करके हम इनके अंदर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्रिएट कर देते हैं और उसी डिफेक्ट से इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं और उन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंजेस आने की वजह से यह उपयोगी क्रिस्टल हो जाते हैं। मैंने अभी अभी बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कोई उपयोग के नहीं है और यह कोई उपयोग के इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत पुअर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत पुअर है। इन्हें उपयोगी बनाने के लिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ानी होगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनमें इंप्योरिटी ऐड करना होता है, दैट इज टर्म्ड एज डोपिंग। अब डोपिंग के कई नियम है। हम सिलिकॉन में जब इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इट डज नॉट मीन कि हम उसको ऐसे ही मिला दें, सेव परमल के माफिक नहीं मिलाना है, मतलब दे आर एडेड मेटलर्जिकली। डोपिंग इज ऑलवेज डन मेटलर्जिकली, मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हाई टेम्परेचर पर हीट करा जाएगा, उसको मोल्टन स्टेट में लाया जाएगा
और हाई टेम्परेचर पर मोल्टन स्टेट में, मोल्टन फॉर्म में ही उसके अंदर इंप्योरिटी डाली जाएगी। उसमें सुटेबल इंप्योरिटी या तो फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी डाली जाएगी या थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी डाली जाएगी, वह भी मोल्टन या वेपर फॉर्म में होना चाहिए। और इस तरह से मेटलर्जिकली डोपिंग करा जाता है। डोपिंग में कुछ बातें ध्यान रखी जाती है। पहली बात, जिस इंप्योरिटी को हम डाल रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज डोपेंट। डोपेंट मीन्स द इंप्योरिटी दैट इज बीइंग एडेड। Semiconductor crystal is added with a dopant, means it's added with some impurity. Dopant must have nearly same size as that of semiconductor crystal. Semiconductor crystal के साइज के बराबर ही डोपेंट की साइज होनी चाहिए। डोपेंट एटम बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, लगभग उसी साइज का होना चाहिए जिस साइज का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। हम इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल रिकॉल कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, silicon, germanium. This third group, this fourth group, this fifth group. So, इधर बोरॉन है, सॉरी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गालियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यह पीरियोडिक टेबल है। कार्बन की हम कभी भी बात नहीं करेंगे, बोरॉन की हम कभी भी बात नहीं करेंगे, नाइट्रोजन की हम कभी भी बात नहीं करेंगे। इन एटम्स को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन एलिमेंट को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेते हैं। सिलिकॉन में या तो हम फास्फोरस ऐड करेंगे, आइदर सिलिकॉन इज एडेड विथ फास्फोरस, जिससे कि बन जाए एन टाइप, क्योंकि फास्फोरस की साइज सिलिकॉन की साइज के बराबर है। और सिलिकॉन वुड बी एडेड विथ एल्यूमिनियम टू प्रिपेयर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ में ऐड करा जाएगा या सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के साथ में ऐड करा जाएगा। जबकि यदि हम जर्मेनियम क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं तो जर्मेनियम के साथ में एन टाइप बनाने के लिए आर्सेनिक ऐड करा जाएगा और पी टाइप बनाने के लिए जर्मेनियम के साथ में इंडियम यह ऐड करा जाएगा। मीन्स डोपेंट एटम should be of nearly same size as that of the semiconductor atom. हाँ हाँ, एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम, जो भी ठीक है, एक बार उस चीज को बस ध्यान से देख लेना। अब सेम साइज का, लगभग सेम साइज का हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की साइज है, सो एज टू नॉट टू डिस्टर्ब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, वह क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिगड़ना नहीं चाहिए, वह क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
उसका शेप बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहना चाहिए और सिलिकॉन का एक एटम अपने लैटिस पॉइंट से हटे और उसकी जगह पर या तो आर्सेनिक आ जाए या उसकी जगह पर फास्फोरस आ जाए। और उस इंप्योरिटी से जो इफेक्ट होना है वो अभी हम समझाएंगे कि भाई क्या इफेक्ट होता है इस इंप्योरिटी के डालने से। अब this addition of impurity is done not to very large extent, it's done up to the extent of 0.01% to 3%। इंप्योरिटी जो ऐड करी जाएगी वह 0.01% से 3% के रेंज में ऐड करी जाती है। इंप्योरिटी कभी भी 3% से ज्यादा ऐड नहीं करी जाती है। यदि आप 3% से ज्यादा इंप्योरिटी ऐड कर दोगे तो वहां सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी दिखने के बजाय फिर इंप्योरिटी की प्रॉपर्टी दिखने लगेगी। आप इंप्योरिटी तो सिर्फ सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए डालते हो, तो यह जो डोपिंग है इट्स ऑलवेज डन अप टू द एक्सटेंट ऑफ 0.01% टू 3%। अब मैं एक एक करके अब दोनों ही क्रिस्टल के बारे में समझाऊंगा। पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कि यह किस तरह से होगा, क्या दिखेगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरीके से। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एडेड विथ फॉस्फोरस। कुछ इस तरह से सिचुएशन बनेगी। ढेर सारे सिलिकॉन एटम्स के बीच में एक जगह पर आपको फॉस्फोरस दिखेगा। ऑब्जर्व दिस सिचुएशन। ढेर सारे सिलिकॉन एटम्स हैं और मेटलर्जिकल फ्यूजन के दौरान इस जगह पर सिलिकॉन को आना था, मगर इस जगह पर फास्फोरस के एक एटम ने जगह बना ली। अब जिस तरह से सिलिकॉन पहले बॉन्डिंग करते थे, अभी भी कर रहे हैं, एक एक सिलिकॉन आसपास के 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। मैं बोर्ड के प्लेन पर ड्रॉ जरूर कर रहा हूं, मगर यह प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है, यह टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। अब इन सिलिकॉन के बीच में जो फास्फोरस है, जरा उसके बारे में सोचिए। फास्फोरस 5th ग्रुप एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपने उन 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन को तो फास्फोरस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेगा। फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन आसपास के 4 सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में दिख रहे हैं।
अब जरा देखिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले के जैसा ही है। आप तो खास इस फास्फोरस पर ध्यान दीजिए। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस ने आसपास के सिलिकॉन के साथ में इस्तेमाल कर लिए। यह फास्फोरस है। 5वां एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के साथ में इधर फास्फोरस के करीब रखा हुआ है। यह 5वां इलेक्ट्रॉन न तो फास्फोरस के साथ में बिल्कुल टाइटली बंधा हुआ है, न इसकी कोई जगह है वहां पर, और न ही यह फास्फोरस को छोड़ के दूर जा सकता है। इसके साथ समस्या यह है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखनी है। फास्फोरस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन इसको अपने आसपास सराउंडिंग में रखना ही पड़ेंगे। इसलिए फास्फोरस इस इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर नहीं जाने देगा, मगर फास्फोरस इस इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन भी असाइन नहीं कर पाएगा। वो इस इलेक्ट्रॉन को यह नहीं बता पाएगा कि आप इधर खड़े रहो या इधर खड़े रहो या इधर खड़े रहो। किस जगह पर इसकी जगह पता नहीं है इसको। क्रिस्टल पे कहीं पर भी फास्फोरस के आसपास ये अपनी जगह बनाए हुए। अब यदि इस कंडीशन में हम 0 डिग्री केल्विन पर ऑब्जर्व करें, एट 0 डिग्री केल्विन, यह कंडक्शन बैंड और यह वैलेंस बैंड, यदि हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो हमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मिलेंगे। हमें कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। यह वह सभी इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अब हम खासकर बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें। यह फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, जिसको रहना फास्फोरस के आसपास ही है, जो क्रिस्टल छोड़ के नहीं जा सकता। क्रिस्टल छोड़ के यदि चला गया तो क्रिस्टल के पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए उसको यहीं पर रहना होगा, मगर किसी वैलेंसी में भी इन्वॉल्व नहीं है, किसी तरह की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वैलेंसी पर्पस में बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल से तो ऊपर होगी, मगर 0 डिग्री केल्विन पर यह कोई फ्रीली कंडक्शन के लिए भी उपलब्ध नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के ऊपर और कंडक्शन बैंड के नीचे फॉरबिडन गैप में कहीं इधर लाए करेगा। यह इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से हल्का सा नीचे होगा। दिस वुड बी द सिचुएशन of the crystal at 0 degree Kelvin. 0 डिग्री केल्विन पर जो एनर्जी बैंड होता है, जो एनर्जी लेवल होता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम फर्मी लेवल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज फर्मी लेवल। फर्मी लेवल इज द टर्म यूज्ड for the energy level of electron or the energy band of electron at 0 degree Kelvin. 0 डिग्री केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स का जो भी कुछ एनर्जी लेवल होता है, जो भी एनर्जी बैंड होता है, जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, इसे हम फर्मी लेवल कहते हैं। इट्स सिंपली अ टर्म। क्योंकि वह सिचुएशन आई इसलिए यह टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, बता दी। अब 0 डिग्री केल्विन पर तो हम किसी भी क्रिस्टल को इस्तेमाल नहीं करते। हम किसी भी क्रिस्टल को किस टेम्परेचर पर इस्तेमाल करते हैं? एट रूम टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं जब यह क्रिस्टल को हम रूम टेम्परेचर पर पहुंचाते हैं।
एट रूम टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेंगे, हीट करने से थर्मल एनर्जी एक्वायर करेंगे, और यह इलेक्ट्रॉन जो अभी आपको कंडक्शन बैंड से नीचे दिख रहे हैं, या यह कहिए कि यह इलेक्ट्रॉन जो अभी आपको फास्फोरस के करीब रखा हुआ दिख रहा है, जिसको फास्फोरस ने अपने पास में होल्ड कर रखा है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं बना रखी मगर अपने करीब रख रखा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करेगा और एनर्जी एक्वायर करके फास्फोरस से दूर निकल जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से यह सभी इलेक्ट्रॉन्स जो अभी आपको कंडक्शन बैंड से नीचे दिख रहे हैं, यह सभी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करके कंडक्शन बैंड के ऊपर चले जाएंगे। न केवल यह फिनोमेना होएगा, इसके पहले जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिनोमेना हो रहा था वो भी होएगा। क्या फिनोमेना था कि भाई कोई से भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हुए अपनी जगह छोड़कर भटकेंगे। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिनोमेना हो रहा था वो फिनोमेना भी थोड़ा बहुत होएगा इधर। यह इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ा और थर्मल एनर्जी एक्वायर करके ऊपर चला गया। यह इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ा और थर्मल एनर्जी एक्वायर करके यहां ऊपर चला गया। इस तरह से थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जब यह सिचुएशन मैंने बनाई है तो अब ये फर्मी लेवल शब्द हटा देता हूं। फर्मी लेवल शब्द हम 0 डिग्री केल्विन पर ही इस्तेमाल करेंगे। दिस वुड बी द सिचुएशन ऑफ क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टल की यह सिचुएशन होगी। अब जरा सोचिए, जब मैं इस क्रिस्टल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, क्रिस्टल के एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया जाए और क्रिस्टल के दूसरी तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए। क्रिस्टल के एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है और क्रिस्टल के दूसरी तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ढेर सारे यह पी टाइप सेमीकंडक्टर से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव फील्ड की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे। यह सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फील्ड की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे और कुछ होल्स जो कंडक्शन बैंड में है वह नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव करने लगेंगे। ध्यान रहे, आपने जितना अधिक फास्फोरस डाला है उतने ही वहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड is much higher as compared to holes in valence band. आप जितना अधिक फास्फोरस डालेंगे, जितनी अधिक इंप्योरिटी डालेंगे, जितनी अधिक वहां पर फास्फोरस के एटम होंगे, एक फास्फोरस के एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया, जितने अधिक फास्फोरस के एटम्स वहां डालेंगे उतने ही अधिक वहां पर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड होंगे।
जबकि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से जो होल्स इन वैलेंस बैंड है वह काफी कम होंगे। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड are the major current carrier, while holes in valence band are minor current carrier. कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वजह से करंट काफी अधिक होएगा, और वैलेंस बैंड में जो होल्स है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से करंट काफी अधिक होएगा, और वैलेंस बैंड में जो होल्स हैं उनकी वजह से करंट काफी कम होएगा। ऑल्दो यह एक्सप्रेशन तो यहां पर भी होल्ड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड अपॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू n स्क्वायर। यह एक्सप्रेशन इधर भी होल्ड करेगा, प्लस दिस एक्सप्रेशन 1 upon resistivity which is equal to conductivity equal to Ne into mu E plus NH into mu H whole into E. यह एक्सप्रेशन यहां पर भी होल्ड करेगा, मगर NH काफी कम होने से और Ne काफी ज्यादा होने से I may rewrite this expression in this manner. 1 by rho which is equal to K would be nearly equal to, नंबर ऑफ होल्स काफी कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, तो यह जो दूसरी टर्म है नेग्लिजिबल होगी। It would be nearly equal to Ne into mu E into E. This would be the situation of N-type semiconductor. यह टर्म होल्स की वजह से जो करंट है, होल्स की वजह से जो कंडक्टिविटी है, ये नेग्लिजिबल होगी। मेजर कंडक्टिविटी, मेजर करंट वुड बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी टर्म हमने इग्नोर कर दी और कंडक्टिविटी को कह दिया इट्स नियरली इक्वल टू Ne इंटू म्यू ई इंटू NH। अब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर समझाऊंगा, कल समझाऊंगा, आज यहीं तक कराता हूं। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑनवर्ड, और फिर इनके साथ में डिफरेंसेस। मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी डिफरेंसेस को एक बार सम अप कराऊंगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर बताने के बाद पी टाइप और एन टाइप, और यह जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पार्ट है, इनफैक्ट इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले तो हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सॉलिड्स के बारे में, और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। फिर इसके बाद में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पहले हम सेमीकंडक्टर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर वाले पार्ट को समझ रहे हैं। द सेकेंड पार्ट वुड बी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, एंड द थर्ड पार्ट वुड बी द एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। कल के दिन एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।